Everyone, can you hear me properly? Yeah. Everyone say yes once so that your videos can be Yes, ma'am. captured. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबका yes मैम हो गया इतनी जल्दी? ओके ठीक है, चलो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो सेशन किया था रियल नंबर्स का बेटा जी, द फर्स्ट थ्योरम दैट वी शेयर, जिसके अंदर हमने ये बात की थी, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जहां पर हमने बात की थी कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स विच इज यूनिक टू इट, है ना। तो ये एक थ्योरम हमने की थी। देन हमने एक फॉर्मूला किया था जहां पर हमने किया था, जब भी दो नंबर्स के फॉर एलसीएम की बात हो रही होगी तो एचसीएफ ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग के लिए ये पॉइंट लिख लो बेटा बहुत ध्यान से। HCF of A and B into LCM of A and B, this bracket is read as of. So of A and B is equals to A and B itself, number one into number two, or product of two numbers A and B. ठीक है बच्चे, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किया था और मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स पर अप्लाई होता है, लेकिन व्हाट इफ द नंबर्स आर थ्री? अगर नंबर्स थ्री हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एनीवन? The case won't be true. The case won't be true. There is a different formula for it then. तो वो फॉर्मूला नोट करना है हमें, HCF और LCM वाला। तो चलो, राइट इट फॉर एनी थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं यहाँ पर इससे एक स्क्रीन क्रिएट कर लेती हूँ टू राइट दैट। For any three positive integers, अगर थ्री हो तो व्हाट विल वी डू? जिन्हें हम नाम दे देते हैं, लेट्स से जैसे उधर बिल्कुल ए एंड बी दिया है, यहाँ पर विल नेम देम ए बी एंड सी। तो फिर आप क्या करते हैं? आप करते हैं इस तरीके से, LCM ऑफ ए बी एंड सी will be equals to product of A, B and C into HCF of A, B and C upon LCM of AB into LCM of BC into LCM of CA। राइट बच्चे, कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, लेकिन ये एसच देखा जाए तो आपको उसमें नहीं दिखेगा कहीं भी, जो सीबीएसई का रेगुलर मटेरियल होता है वहां नहीं दिखेगा। बट लास्ट ईयर दिस फॉर्मूला वाज सीन इन द एडवांस कंटेंट, जो सीबीएसई ही रिलीज करती है उसके एडवांस कंटेंट में ये फॉर्मूला वाज सीन। वो जो अपलोड किया गया था वो मटेरियल वाज अपलोडेड इन 2000 एंड आई थिंक 23 या 24 में अपलोडेड है वो CFPQs। मैं वो आपको दिखाऊंगी वो कैसे होते हैं। दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो कि इंट्रोड्यूस किए गए, ऑल्दो कहीं पे भी नहीं है गाइडलाइंस में कि वो क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी नहीं देखे गए हैं, हमने वो 10th के बोर्ड्स के पेपर में नहीं देखे हैं। पर क्योंकि वो एक सीबीएसई का मटेरियल ही है, खुद इशूड मटेरियल है, तो सीबीएसई उसे कभी भी इंक्लूड कर सकती है। और हम ऐसा टारगेट लेकर चलते हैं कि 15 डेज में हम वो कंटेंट भी कवर करते हैं। 2 साल ही शेयर हुआ था इतना कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट सीबीएसई द्वारा, बट हाँ तो हम करते हैं, तब तब के बाद से हम लोग वो कंटेंट पढ़ते हैं। तो हम उसे मेनली हम दिसंबर के 15 डेज रखेंगे, लास्ट के 15 डेज, जहां हम वो सॉल्व करेंगे कंटेंट। तो उसमें ये एक फॉर्मूला है, तो नोट कर लो, मेमोरी में रख लो, अभी अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, नोटेड एवरीवन? चलें अभी आगे। ओके, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज जो हमने पूरी कंप्लीट नहीं की है, इसमें थोड़ी सी एक एक्सरसाइज बाकी है, तो इस सबसे पहले इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट थ्योरम जो है विच इज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम अगेन, तो वो जो थ्योरम है फिर एक्सप्लेन करती हूँ। चलो, तो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5।
राइट। कुछ एक तो जो बहुत सिंपल वन है, 1 मार्कर आ जाए तो, और एक जो कि 2+ मार्क्स के लिए है। तो आप मार्क्स के वेटेज के हिसाब से सोचोगे कि आप उसे कौन से वाला वहां पर प्रेजेंट करने वाले हो, ठीक है? चलो बेटा जी। अच्छा, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। लेट्स नॉट गेट इनटू द रूल्स ना, बहुत हैवी हैवी नहीं करते हैं उसको। पहले सिंपल सी चीज समझाती हूँ। पहले मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाई थी, सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? अद्विका बेटा, मैं आपको देख भी नहीं पा रही हूँ, मुझे पता भी नहीं आप सुन रहे हो कि सो गए हो। Ma'am, no, ma'am, I'm there. I'm sorry, I forgot to turn on my camera. जल्दी से कैमरा ऑन कर लो बेटा। ओके, तो अभी देखो ग्रीशा कितनी गुड गर्ल है, उसने अपना कैमरा ऑन कर भी लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू ग्रीशा, यू स्टक टू योर वर्ड्स, गुड। ओके, तो अभी मैं आपको एक बात बता रही हूँ। जब मैंने आपको ये बात बताई, जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी सीखी थी, जो पहले के बच्चे हैं मेरे साथ, क्या मैंने आपको बोला था कि एवरी 10 इज हैविंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5? तो अगर मैं आपको 25 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोलती हूँ, तो आप नंबर का अलग से कर देते हो जल्दी से, और हर जीरो के लिए आप एक 2 into 5 लिख देते हो। ये किया था हमने, समझी थी ये बात, कि हर जीरो के लिए एक 2 into 5 लिख दो। तो इसका मतलब जब भी आप लास्ट में जीरो देखेंगे, तो आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 2 और एक 5 जरूर होना चाहिए, राइट और नॉट? अब वो आपसे ये बात कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0। क्या ये कभी डिजिट 0 के साथ एंड कर सकता है? हमें ये चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, हम 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। दिस इज 2 into 3 to the power n। अब इसका मतलब 2 भी n टाइम्स हो सकता है कुछ भी टाइम्स, और 3 भी n टाइम्स हो सकता है, बट इसमें 5 कहीं है ही नहीं बेटा, मिसिंग है 5। और 5 के मिसिंग होने की वजह से यहाँ कभी जीरो बनेगा ही नहीं। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? इसीलिए वी विल कंक्लूड दैट 6 to the power n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी कि नहीं आया सबको? क्यों जीरो से एंड नहीं हो सकता वो? मैम बिकॉज बोल वो के टू बताओ, मैं नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगी। मैम बिकॉज वो 2 and 5 में उसका प्राइम समझ में फैक्टराइजेशन आया सबको कि नहीं आया? Yes, ma'am. कम अगेन बेटा। Yes, ma'am. क्योंकि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एक जीरो पीछे रखने के लिए, है ना? समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? देखो देखो ग्रीशा चीटिंग कर रही है, बार बार बीच में कैमरा ऑफ कर रही है। हम दोबारा बताना। हाँ, दोबारा बताओ बेटा। देखो, हर नंबर के पीछे, जिसके पीछे भी जीरो होता है, लास्ट यूनिट प्लेस जीरो होता है जिसमें भी, हमेशा दैट इज हैविंग प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5, क्योंकि दिस जीरो कम्स फ्रॉम 10 ना, और ये 10 जो है ये 2 into 5। तो 15 की तो कर दो 3 into 5, और हर जीरो के लिए एक 2 into 5 लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि हर जीरो इज कमिंग आउट फ्रॉम अ 10, है ना? तो इट्स लाइक 15 into 10 into 10। तो 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये रही, 10 की 2 into 5, 10 की 2 into 5, राइट? तो जीरो होने के लिए लास्ट में 2 into 5 का होना जरूरी है, पर यहाँ तो 2 into 3 to the power n था, विच मीन्स 2 का पावर n हो सकता है, 3 का पावर n हो सकता है, पर इसीलिए 6 to the power n कैन नेवर एंड विद द जीरो। कॉन्सेप्ट समझ मैम आप लैग हो रहे हो, समझ में नहीं आ में रहा। आ गया? मैं लिखवा दूं इसकी थ्योरी? मैम वॉइस कोई क्रैक है हो ऐसा जिसे समझ में नहीं आया हो? मैम वॉइस क्रैक हो Yes. ओ, यार। मैम आपका वॉइस लैग हो रहा है। एक मिनट रुको। हाँ राइट, हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर देती हूँ, एक मिनट। मैं एक्चुअली आज अंदर वाले रूम में हूँ ना, पूरा वीक बाहर बैठ बैठ के थक जाते हैं, तो रूम चेंज चाहिए होता है एनर्जी। चलो, अभी ठीक है? अभी आ रही है मेरी आवाज? अब मैं मेरे पर्सनल हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ, तो अभी आवाज लैग नहीं करेगी। मैम आप समझा दो।
मेरी आवाज आ रही है बेटा जी अब? ठीक है, ओके चलो। अब मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे फिर से समझाना पड़ेगा क्या तेजस ये कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया किसी को भी? Ma'am, all lesson. Ma'am, last wala part, Ma'am, I 6 to the did power not n get plus through to समझ- me. देखो बेटा, अगर अगर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 3 है और 5 मिसिंग है, तो 0 किससे बनाओगे? 2 3 जार से तो 6 बनेगा। तो 2 5 जार से बनना था विच वाज मिसिंग। इसीलिए इस 6 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं हो पाएगा। और आपको मैं एक बात और बता दूं बेटा, ये बात मतलब वैसे आप 8th के ओलंपियाड्स के लिए कराते हैं ये बात, कि 6 टू द पावर n हमेशा किससे एंड करेगा वो समझते हैं। 6 टू द पावर 1 इज 6, 6 टू द पावर 2 इज 36, 6 टू द पावर 3 इज 216। हमेशा ही 6 से ही एंड करता है 6 का पावर, क्योंकि वो 2 इंटू 3 के ही पेयर्स बनते जाएंगे उसके अंदर। तो 6 टू द पावर n विल ऑलवेज एंड विद 6 ओनली। ऐसे और भी नंबर्स होते हैं, जैसे 5 टू द पावर n, 5 to the power 1 is 5, 5 to the power 2 is 25, 5 to the power 3 is 125। तो 5 का पावर भी 5 से एंड होता है, पर ऐसा सब नंबर्स के साथ नहीं होता। 4 टू द पावर n हमेशा 4 से एंड नहीं होता, उसका पैटर्न होता है। 4 to the power 1 is 4, 4 to the power 2 is 16, 4 to the power 3 is 64, 4 to the power 4 is मुझे याद नहीं आ रहा, 64 4s are 256। ओहो, कैसे याद नहीं आया, सो सिली, 2 के टेबल में आता है 256। तो नंबर क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है, 4 6 4 6 के पैटर्न में एंड होता है। जब भी 4 का पावर ऑड होगा तो वो हमेशा 4 से एंड होगा, जब भी 4 का पावर इवन होगा वो 6 से एंड होगा। ऐसे और बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जैसे कि पर ये ओलंपियाड कंटेंट में 8th में कराया जाता है, क्योंकि इस पे वहाँ क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे 9 का पावर n वो किससे एंड करेगा? 9 टू द पावर 1 इज 9, 9 टू द पावर 2 इज 81, 9 टू द पावर 3 इज, मैं भूल गई शायद, 729। तो 9191 का पैटर्न चल रहा होता है। और क्या होता है, अगर 9 का पावर ऑड होगा तो दैट विल ऑलवेज एंड विद 9, और 9 का पावर इवन होगा तो दैट विल ऑलवेज एंड विद 1। तो ऐसे अलग-अलग नंबर के पैटर्न्स होते हैं। यहाँ उन्होंने सिर्फ आपसे ये पूछा, इसका पैटर्न पूछा कि 6 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड क्यों नहीं होता? तो क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी 5 नहीं आता। आ गई बात समझ में या नहीं है बेटा? चलें अभी नेक्स्ट करें बेटा। हो गया ये सबको, और माइक ऑन करके बोल दिया करो बेटा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके? चलो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अभी मैं आपको यहाँ पर दोबारा से वही क्वेश्चन उसका थ्योरी लिखवाना शुरू कर रही हूँ, और आपको बता रही हूँ कि मार्क्स की वेटेज के हिसाब से आप उसे किस तरीके से लिखोगे। चलो, अगर 1 मार्कर आ जाए, छोटा सा एकदम क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसे किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, लिखो। ओके, हम लिखेंगे simple this, that 6 to the power n means 2 into 3 to the power n, right? Since 5 is not a prime factor of, therefore 6 to the power n can not end with a 0। ठीक है, ओके, राइट बेटा जी। अब इसका अगर आपको 2 मार्कर प्लस आ जाए कुछ, तो आप इसे कैसे लिखोगे? लिखना यही सब ही है, बस इसे थोड़ा सा और लॉन्गेट करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, थोड़ा सा थियरी बढ़ा देंगे, दैट्स इट। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 to the power n
is given by, ऐसे बस थियरी में लिख दी ना इसी चीज को बेटा, देखो is given by 2 into 3 to the power n, which means 2 to the power n into 3 to the power n prime factorization of 6 to the power n only contains 2 and 3 for a digit 0 in the number prime factorization should contain, must have, should contain नहीं, must have 2 and 5. ठीक है, आगे since 6 to the power n is not containing, or yeah, does not contain a digit 5 की जगह a digit 5, so it will not, it cannot end with a 0. ओके और नॉट एवरीवन? देखो वही छोटी सी बात थी जिसको इतना इलेबोरेट कर दिया, पर बात वही है सेम। जल्दी से नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट मी नो वंस यू आर डन। जल्दी जल्दी से माइक ऑन करो और बोलो Done, डन ma'am. डन डन I'm डन डन। done. सबका सुनाई देगा तभी आगे चलूंगे। Ma'am, just a done. minute. Ma'am, done. Done, ma'am. चलो मोस्ट डन मुझे सुनाई देगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अक्सर आपको मतलब पता है क्या होगा, ऐसे होगा आपके कितने बार बार एग्जाम्स लेने हैं ना स्कूल ने, एक बार ये डाल देंगे पेपर में, एक बार ये डाल देंगे पेपर में, एक बार ये डाल देंगे। इन दोनों में से तो एक डलता ही डलता है इस चैप्टर्स में से ना, क्योंकि बच्चे इसकी थियोरी नहीं लिख पाते, और या फिर बच्चों को इतनी सिंपल सी चीज समझ में नहीं आती थियोरी में। तो वो इसीलिए टीचर्स ये क्वेश्चन तो देती हैं, ये 2 थियोरी क्वेश्चंस यहाँ से और 2 थियोरी क्वेश्चन नेक्स्ट, उसमें से एक चूज होकर आएगा, इन दोनों में से एक चूज होकर आएगा। मीटिंग आ रही है बेटा मेरी आवाज? आ रही है? Ma'am, अब आ रही है। ओके चलो, अभी हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं इस नंबर, इस क्वेश्चन को भी करने के अगेन 2 तरीके हैं बेटा। एक बहुत ही सिंपल जो लॉ बेस्ड है, और एक जो है थियोरी अगेन। तो सबसे पहले बेसिक सी बात समझते हैं। पहले मुझे एक बात बताओ, पहले इसका अंडरस्टैंडिंग करते हैं कॉन्सेप्ट की। पहले मुझे एक बात बताओ, इस 2
into 3, 6 Quite bad. a prime मैम number. लैग हो रहे हो। हाँ फिर से लैग हो रही है। रुको रुको रुको, ये एक्चुअली ऑटोमेटिकली मेरे पिछले कनेक्शन से जाके कनेक्ट हो जाता है। मुझे उसे फॉरगेट करना पड़ेगा ताकि ये बार बार उस कनेक्शन से कनेक्ट नहीं हो जाए जाके। तो बताओ बच्चे, अब मेरी आवाज आ रही है? नाउ कैन यू पीपल हियर मी? राइट, तो कॉन्सेप्ट देखो बच्चे सबसे पहले ध्यान से कि ये जो 2 into 3 है, दिस 6, कैन दिस बी अ प्राइम नंबर? 6 क्या एक प्राइम नंबर हो सकता है? No, ma'am. आर्यादित्य, इप्सा कैमरा ऑन करो। इप्सा यू लेट, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करके सेटल हो जाओ। नहीं हो सकता ना? तो अगर ये प्राइम नहीं है तो व्हाट इज इट देन? Composite. अच्छा चलो मान लेते हैं, आपने कह दिया कॉम्पोजिट तो कॉम्पोजिट मान लेते हैं इसको। अब मुझे बताओ, अब मैं यहाँ नंबर्स बदल देती हूँ, प्राइम नंबर्स 3 और 7 कर देती हूँ। सो इट्स 21। व्हाट इज दिस? Composite. ऐसे ही मैं और कोई प्राइम ले लेती हूँ, 2 into 5, Composite. 10 10 विच इज कॉम्पोजिट। तो आप देख रहे हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कॉम्पोजिट नंबर होता है। कहाँ से निकल कर आया रहा है ये लॉ? फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक से, कि हर कॉम्पोजिट नंबर हैज गॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विच इज यूनिक टू इट, राइट और नॉट? किया था ये उस लॉ में। तो अगर मैं इन नंबर्स को ध्यान से देखूं जो इन्होंने दिया है हमें, 7 into 11 into 13 + 13, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर देखें जो इन्होंने हमें दिया है, 7 into 6 into 5 into 4, यहाँ पर भी जो प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये भी कॉम्पोजिट बना देंगे इसको, है ना? आगे का कुछ भी हो, 4 into 3 into 2 into 1 + 5, बट बिकॉज बोथ द नंबर्स गिवन, एक ये नंबर गिवन है, एक ये नंबर गिवन है, सॉरी, बट बिकॉज बोथ द नंबर्स गिवन आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इसीलिए दीज नंबर्स हैव टू बी कॉम्पोजिट, राइट और नॉट? और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। क्वेश्चन में कहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बट बिकॉज बोथ द नंबर्स आर हैविंग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉम्पोजिट। और ये हमें बात कहाँ से पता है? ये बात हमें पता है अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, है ना बेटा? बट इसी इसी सिंपल सी चीज को हमें कॉम्प्लिकेट करके अपनी आंसर शीट में प्रेजेंट करना होगा। तो पहले इसका सिंपल तरीका भी लिखवा देती हूँ और कॉम्प्लिकेटेड तरीका भी लिखवा देती हूँ। 1 मार्क में आए तो बेटा सिंपल लिख देना, 2 या 3 मार्क्स में आ जाए तो थोड़ा ज्यादा लिख देना। चलो लिखना शुरू करो। देयरफॉर देयर कॉम्पोजिट, बस इतना सा भी बहुत है ना? ठीक है, डन है, इतना ठीक है। अब लेकिन अब समझना है वो मेथड जिसके ये मैक्सिमम आपको आएगा ये 2+ मार्क्स में, 2 या 3 मार्क में, या एक एक क्वेश्चन का बड़ा पार्ट होगा उसमें से इसको 2 अलॉट किए गए होंगे। तो ये मैक्सिमम उसी तरीके से आएगा जहाँ पे आपको इसको इलैबोरेट वे में एक्सप्लेन करना है। तो उसको करने के लिए अभी आप लोग मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको, वेट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि प्रूव करो कि लेट्स से 51 इज अ कॉम्पोजिट नंबर,
तो मेरे लिए इस नंबर की पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट. मेरे लिए व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज दैट आई हैव आइडेंटिफाइड दैट इन द प्रोडक्ट्स, इसके प्राइम प्रोडक्ट्स में एक प्राइम नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स आ रहे हैं. तो जैसे कि ये हुआ नंबर 3, मैंने आइडेंटिफाई किया कि 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद सम नंबर, राइट और नॉट. और व्हाट इज दैट सम नंबर छोड़ देते हैं. सुनो क्यों, मुझे मालूम है दिस इज 17 थ्रीज आर, लेकिन मैं आपको जो बात बता रही हूँ ध्यान से सुनो, कि मैं आपसे कह रही हूँ कि जैसे ही आपको एक फैक्टर पता लग गया, आपको एक्चुअली प्राइम नंबर्स के बारे में ये बात पता है बेटा कि प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना. और ओनली 2 फैक्टर्स में एक फैक्टर होता है द नंबर इटसेल्फ, और एक फैक्टर होता है 1, है ना बच्चे. तो जैसे ही मैंने इसे ब्रेक किया और मैंने ये रियलाइज कर लिया कि हाँ तो 3 भी है उसका एक फैक्टर, वहीं उस 3 ने ही कंक्लूड कर दिया द नेक्स्ट नंबर आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन वो क्या है. लेकिन जैसे ही नंबर इटसेल्फ और 1 को छोड़कर आपको एक भी फैक्टर पता लग जाता है, वैसे ही आप कह देते हो कि नहीं दिस इज नॉट प्राइम, दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर. आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही. हम भी यहाँ यही करेंगे, हम इस क्वेश्चन में समहाउ एक नंबर कॉमन लेकर ये बता देंगे कि बेटा इसका 2 से ज्यादा तो इसके फैक्टर्स हैं, कि नंबर इटसेल्फ और 1 से ऊपर एक और फैक्टर तो पक्का है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं हो सकता. अंडरस्टूड. और वो कैसे करेंगे, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 में क्या मैं देख पा रही हूँ, यहाँ 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक टर्म है, राइट, है ना. और इसमें से जब मैं 13 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म के पास बचेगा 7 इंटू 11 और सेकंड टर्म के पास बचेगा 1, राइट और नॉट. मेरे लिए जरूरी नहीं है इसको सॉल्व करना, मुझे इस नंबर में इंटरेस्ट ही नहीं है. मैंने जैसे ही देखा ये पूरा नंबर 1 जो भी था, ये पूरा नंबर 1 कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 13 इनटू समथिंग. दिस समथिंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वो क्या है. 77 प्लस 1 78, मुझे जानना भी नहीं है कि वो नंबर 78 है. लेकिन जैसे ये 13 दिख गया, नाउ आई नो दैट 13 इज अ फैक्टर ऑफ n1, is a factor of number 1. Thus it is a composite number. Thus it is having, पहले वो लाइन कंक्लूड कर देते हैं, thus it is having more than 2 factors, more than 2 factors, thus it is a composite number. आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई. Yes. क्लियर है सबको कि नहीं है. अब Yes. ऐसे ही दूसरे नंबर के साथ कैसे करेंगे, दूसरा नंबर कहाँ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बेटा, और साथ में +5. क्या करें इसमें, कौन बताएगा मुझे. मैम 5 कॉमन ले लें. एब्सोल्युटली 5 कॉमन ले लो. बाकी 7 इंटू 6 इंटू 4, कोई सॉल्व नहीं करेगा इसको, सॉल्व मत करने बैठ जाना एग्जाम में, टाइम वेस्ट करोगे बिना बात. और +1, है ना बेटा. So now since the 5 is a factor of number 2 and it is having more than 2 factors now, thus this number is a composite number. Understood or not बच्चे. चले आगे, हो गया. कोई भी बेटा इसको मल्टीप्लाई करने मत निकलना, बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन आएगा, हमें सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है. ओके, जल्दी से नोट करो एंड लेट मी नो वंस यू आर डन.
Done, ma'am. Done, ma'am. Done. Done, ma'am. गुड, चलो मेरे पास मोस्ट ऑफ डन्स आ गए हैं, तो अब आई कैन मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ऐसा तो क्वेश्चन सेम हम 6th क्लास में करके आए हैं, देखें एक बार पढ़े। आप लोग के कोई सिबलिंग्स हैं 6th में, तो उनकी एचसीएफ और एलसीएम वो जो चैप्टर का नाम होता था पहले, और अब चैप्टर का नाम है प्राइम टाइम। तो आप उनके उस चैप्टर में देखना, अब जो नई एनसीईआरटीज आती हैं उसमें नाम ऐसे हो जाते हैं ना, तो अब जो चैप्टर का नाम है प्राइम टाइम, तो प्राइम नंबर से रिलेटेड है, उसी में एचसीएफ और एलसीएम सिखाते हैं, उसमें देखना ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर सेम क्वेश्चन है उस बुक के अंदर। देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके आसपास एक सर्कुलर ट्रैक है। ये रहा, ठीक है ना। हम्म। अब ये एक सर्कुलर ट्रैक है, circular path है around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round. If Sonia is starting here, वो 18 minutes में इसका full one round लेकर वापस आ जाती है। So it is 18. Sonia is taking 18 minutes for that round. While Ravi is taking 12 minutes. Ravi is taking 12 minutes. Right? They're asking, suppose they both start at the same point. अगर both are starting at the same point every time and go in the same directions, दोनों एक ही follow कर रहे हैं path. After how many minutes will they meet again at the starting point? यहाँ पर when would they meet? इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे? स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलना है, लेकिन कितनी देर बाद वो आपसे पूछ रहे हैं। तो मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ, बताओ मुझे, क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा एक राउंड 18, अगला एक और राउंड 18 मिनट, अगला एक और राउंड 18 मिनट, अगला एक और राउंड 18 मिनट? सोनिया ऐसे ही कर रही होगी ना बेटा। तो क्या ये 18 का टेबल नहीं बन रहा है कि पहले वो मान लेते हैं 0 मिनट्स पे उसने स्टार्ट किया, पहले दोनों ने 0 मिनट्स पे स्टार्ट किया, और उसके बाद 18 का टेबल चला सोनिया के लिए। 18th मिनट पे शी वाज अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। 18 के टेबल में नेक्स्ट कम्स 36, नेक्स्ट कम 54, नेक्स्ट कम 72। मुझे इसलिए पता है क्योंकि 180 डिग्री के 36 डिग्री, 540 डिग्री और 720 डिग्री हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में सीख कर आए हैं। तो ये 18 डिग्री, 36 डिग्री, मिनट्स, 18 मिनट्स, 36 मिनट्स, 54 मिनट्स और 72 मिनट्स पर सोनिया बार बार इस स्टार्टिंग पॉइंट पर थी। राइट बच्चे? और रवि हर 12th मिनट था। तो 12 मिनट, 24 मिनट, 36 मिनट और 48 मिनट, और इसी तरीके से आगे, है ना बच्चे? उन्होंने पूछा कब सेम टाइम पर स्टार्टिंग टाइम में मिल रहे हैं। क्या आप दोनों ये ऑब्जर्व करके मुझे बता सकते हो व्हाट इज द आंसर? 36 minutes. यस, एब्सोल्युटली 36 मिनट्स। बट ये तो कॉन्सेप्ट था, आप इसे प्रेजेंट कैसे करोगे आंसर को? मैम हम इसको आप LCM बोलो बच्चे। मैम इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। मैं वही बताने जा रही थी अभी आपको कि ये तो कॉन्सेप्ट है बेटा, कि 0 से 18, 36, ये तो कॉन्सेप्ट है जो हम अगेन 6th ग्रेडर्स को भी समझाते हैं। लेकिन आप इस कॉमन पॉइंट को, ये क्या है 36 और 36, दे आर कॉमन मल्टीपल्स एंड दिस इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप इसे एलसीएम निकाल कर भी ढूंढ सकते थे कि जस्ट फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, उससे भी मिल जाता है ये तो। अंडरस्टूड और नॉट बेटा जी? क्लियर और नॉट? तो आप सबसे पहले तो ये कंक्लूजन लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि दिस कैन बी वेरी इजीली फाउंड और दिस कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। लेकिन 10th क्लास में एलसीएम फाइंड करने का तरीका शुड बी द वे टॉट इन द लास्ट क्लास, जहां एलसीएम के लिए आपको जो फैक्टर्स गिवन है वो सारे पिक करने होते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर्स पिक करनी होती है। याद है सबको? एचसीएफ मींस ओनली कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर्स, और एचसीएफ में एलसीएम मींस ऑल द फैक्टर्स विद मैक्सिमम पावर।
तो एलसीएम का मेथड आप चेंज करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे 10th क्लास में, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग डिफरेंट फ्रॉम 6th एंड 10th। ठीक है, क्लियर और नॉट एवरीवन? सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी। ठीक है ना, आ गया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें या राइटिंग टाइम चाहिए इसके लिए? ले लो चलो, जो 2 मिनट लेना है, 1 मिनट लेना है, फटाफट करो। 1 मिनट गिवन, 17:15 पे स्टार्ट करेंगे, जल्दी Done, ma'am. Done, ma'am. कर लो। बाकी लोग कंप्लीट, अभी 1 मिनट गिवन है। Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. चलो ओके, Ma'am, अब ये abhi एक्सरसाइज, हाँ बाबू can बोलो। we write without पूरा theory part, just the हाँ numerical हाँ stuff? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब सबमिशन दोगे तो उसे नीट करके ही देना। Yes, ठीक है, क्योंकि सबमिशंस आर एक्चुअली द रिहर्सल्स ऑफ हाउ डू यू राइट इन योर एग्जाम पेपर, तो उसको रफ लेआउट में मत प्रेजेंट किया करो कभी। yes. चलें अभी आगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं थ्योरम 1.2, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज। पर मैं इस डायरेक्टली थ्योरम पर नहीं लेकर जा रही, आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये थ्योरम पहले इजीली बनाकर इंट्रोड्यूस कराऊंगी, फिर समझाऊंगी ये पी क्या है, ए क्या है, बी क्या है। चलो ओके, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि एक प्राइम नंबर है, लेट्स से 3, और ये जो प्राइम नंबर है ना, ये 3 जो है, दिस इज डिवाइडिंग 81 विच इज 9 स्क्वायर। 3 9 को डिवाइड कर सकता है ना, इट इज अ फैक्टर ऑफ 9, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि 9 इज डिविजिबल बाय 3, राइट और नॉट? तो अगर मैं ये बात कह रही हूँ कि इफ 81 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब इफ 9 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर है जो कि किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर पाएगा। मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर 9 स्क्वायर का फैक्टर कोई प्राइम नंबर है, तो वो 9 का फैक्टर भी होगा। चलो इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं जहां ट्रू नहीं होगा। मान लेते हैं एक नंबर है 3 विच इज प्राइम। नाउ इज इट डिवाइडिंग 5 स्क्वायर 25? क्या 25 का फैक्टर है 3? ऋषभ पिटाई करनी है मैंने, हाँ कह रही है। No, sorry. 3 के टेबल में 25 कब आने लगा? तो 25 is not divisible by 3, मतलब 3 is not a factor of 25। अगर ये फैक्टर नहीं है तो फिर ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 भी डिविजिबल नहीं है बाय 3। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? The property says if P is a prime number and divides a square, अगर किसी एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है P, then P divides A as well। आ रही है अभी समझ में कि नहीं आ रही बात? यही बात यहाँ इस थ्योरम में समझाई गई है। इफ P is a prime number and if P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer। A पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप -3 और -3 के स्क्वायर 9 की बात कर रहे हो, तो -3 की तो बात नहीं हो सकती ना फैक्टर के लिए। तो आप A एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आ गई है बेटा थ्योरम समझ में कि नहीं आई? इस थ्योरम को प्रूफ करना आपने नहीं सीखना है, ये सब कहाँ से आया इज नॉट इम्पोर्टेंट। दिस
proof is based on technique called proof by contradiction, कि आप पहले कॉन्ट्रडिक्ट करते हो, कुछ और एज्यूम करते हो और फिर कहते हो कि नहीं दी assumption was incorrect, इसीलिए वो नहीं है। लेकिन आपको इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है, ये प्रूफ आपके लिए जरूरी नहीं है, ये थ्योरम बहुत जरूरी है टू प्रूव दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? अगर आपको ये समझ में आ गई कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, यही हम प्रूफ यूज करेंगे टू प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। चले अभी ये थ्योरम नोट कर लो सब, एक बबल बना के जल्दी से फटाफट से अपनी नोटबुक्स में। Ma'am, this is only valid for prime numbers. Done, ma'am. हाँ बेटा, दिस इज ओनली ट्रू फॉर प्राइम नंबर पी। Okay, thank you. चलो अब रूट 2 को प्राइम नंबर वो इर्रेशनल प्रूफ करना है, या एडिशन ऑफ टू नंबर्स जैसे कि रैशनल और इर्रेशनल, जैसे रूट 3 + 5, रूट 3 + 2, उन नंबर्स को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है। जैसे ये नंबर देखो 5 - रूट 3, तो है तो ये भी इर्रेशनल है ना, रैशनल माइनस इर्रेशनल इज इर्रेशनल अगेन। ऐसे ही 3 √3 प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर, तो अगेन दिस इज इर्रेशनल। तो ये किस तरीके से इर्रेशनल प्रूफ करने हैं, दिस कम्स फ्रॉम दैट थ्योरम दैट वी हैव लर्न्ड। तो एक्सरसाइज 1.2 में वो दोनों तरीके की क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले फर्स्ट पे फोकस करते हैं कि पहले इसे मैं बेस कहती हूँ कि पहले रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, दिस इज द बेस। जल्दी से हेडिंग डालो फटाफट से एक्सरसाइज 1.2 और प्रूफ करने। मैम जब मेरे स्कूल वाले टीचर ने समझाया था मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया था। अभी लेकिन आएगा, मेरे को इतना अभी आ गया। आएगा। अभी मैम पता है लेकिन क्या मैं होगा, कर गया इसको अच्छे से कर लिया था मैं, लेकिन मेरे को समझ कुछ नहीं आया था। अभी आ गया। आई गेस। चल गुड, ग्रेट। और ऑन रिकॉर्ड मत बोला करो ऐसी ऐसी बातें, तो मीटिंग रिकॉर्ड हो रही। चले अभी आगे। बेटा पता है क्या होता है एक्चुअली ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जो स्किल होनी चाहिए इन अ टीचर शुड बी कि आप कॉन्सेप्ट्स को मोटे मोटे डेफिनेशंस में रैप अप किए बिना एक बार बच्चों को कॉन्सेप्ट रिलेटेबल बना दो और फिर ब्रिंग देम टू द डेफिनेशंस। अब मैम ने आपको वो थ्योरम पता नहीं पढ़ाई, सीधा रूट 5 को इरेशनल प्रूफ कराया होगा, बिना उस थ्योरम के भी समझ नहीं आना था, और ऊपर से उस थ्योरम को भी अगर नंबर्स के साथ रिलेट नहीं किया जाए तो वैसे ही नहीं कुछ समझ में आना था। तो कॉन्सेप्ट को इजी बनाना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, सम टाइम्स इट इज मिस्ड, पर कोई बात नहीं, हम है ना। चलो आगे चलें अभी। ओके, अब इसका ना थ्योरी थोड़ा ज्यादा है, तो मैं आपको बीच में ही राइटिंग टाइम दूंगी और कोशिश करूंगी मैं थिकनेस कम कर दूं, पर वो तो बहुत ही फाइन हो जाएगी लाइन। नहीं, मैं इससे कम थिकनेस नहीं कर सकती पेन की, इससे कम करूंगी तो नहीं बन जाएगा, दिख जाएगा, है ना। चलो इससे कम थिकनेस में भी लिख रही हूँ ताकि ज्यादा टेक्स्ट लिख सकूं, क्योंकि टेक्स्ट तो लंबा है। तो पेशेंस रखना, मुझे पता अभी भी ऐसे लगने लगेगा मैम कुछ नहीं समझ में आ रहा, पर पेशेंस रखना, 2-3 बार करेंगे, 2-3 टाइप के नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करेंगे, फिर आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो करें शुरू। ये भी जो आप प्रूफ करोगे, आप हमेशा इन्हें उसी थ्योरम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से ही प्रूफ करोगे कि पहले आप एज्यूम कर लोगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। आपने एज्यूम कर लिया कि नहीं वो एक रैशनल नंबर है, तो बाद में आप इसी फैक्ट को बोलोगे कि ये गलत था, इसीलिए वो रैशनल नहीं हो सकता, वो इरेशनल होगा। इसे कहते हैं थ्योरम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बेटा। तो हमने पहले प्रूव कर लिया कि मान लिया कि वो रैशनल है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हर रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं,
है ना। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ही है एनीथिंग दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P एंड Q वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। अभी ये भी समझाती हूँ। एंड Q कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, यही पढ़िए रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन। कोप्राइम क्यों कहते हैं हमें? कोप्राइम इसलिए कहते हैं क्योंकि रैशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हैव गॉट P एंड Q व्हिच हैव गॉट नो कॉमन फैक्टर। जैसे कि एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर मैं कहूँ 25/125, तो ये रैशनल नंबर्स के P/Q के फॉर्म में तो है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आप इसके अंदर, क्योंकि अभी दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 5 इज 5 एंड 125 डिवाइडेड बाय 5 इज 25। अभी भी 5 इसमें कॉमन फैक्टर है, तो 1/5। अब इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज कोप्राइम। और अब इसको मैं कह सकती हूँ यस दिस इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की 10th क्लास की डेफिनेशन में, वैसे 8th में भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं ये वर्ड कोप्राइम। P/Q, P and Q, anything that can be represented in the form of P/Q where P and Q, जहां पर P और Q दोनों कोप्राइम होने चाहिए, उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे ना हो, वो कोप्राइम होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। Q अगर कभी 0 होगा तो वो रैशनल नहीं हो सकता। तो हम मान रहे हैं कि √5 क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर है इसका मतलब दैट कैन बी प्रेजेंटेड एज, that can be expressed as P/Q where P and Q are coprime and Q is not equals to 0। अस्मी मैम नोट करो बेटा, साथ साथ हाथ पे हाथ रख के बैठना कहते हैं बेटा इसको। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो तेजस बच्चे। मैम अगर P/Q की सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कोई दोनों में से एक कंपोजिट नंबर हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पर आपस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कोप्राइम का मतलब है उन दोनों का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कोप्राइम वर्ड याद नहीं है आपको? अरे अगेन 5th क्लास की पढ़ाई भूल के आ जाते हो, सब डिलीट ऑल करके आते हो तुम बच्चे। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि 8 and 25, they are both composite but they are co-primes। why are they co-primes? क्योंकि इसके फैक्टर जो भी हैं, ये 2 के टेबल में आ रहा है ना, 2 to the power 3 और ये 5 to the power 2, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। इसके फैक्टर्स निकलेंगे 1 2 4 8, इसके फैक्टर्स निकलेंगे 1 5 25, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। या फिर आप कोप्राइम की डेफिनेशन ऐसे भी समझ सकते हो कि उनका HCF इज 1। उन्हें भी कोप्राइम नंबर्स कह सकते हो कि अगर आप 8 और 25 का HCF निकालने चलो तो वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। 8 3 जार 24, 1 8 जार इज 8 एंड गॉन। लास्ट क्लास में भी बताया था ना मैंने, द डिवाइजर दैट गिव योर रिमाइंडर 0 इज द हीरो ऑफ द क्वेश्चन एंड इज द HCF। राइट और नॉट बेटा जी? तो इसलिए भी इन्हें कोप्राइम समझ सकते हो। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए भी इन्हें कोप्राइम कह सकते हो। तो कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो भले कॉम्पोजिट हो, जो भले कॉम्पोजिट हो लेकिन उनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई सबको? तो चलो मैं वापस थ्योरी पे अपनी समझाने। तो अभी के लिए मैंने कहा कि आप सबसे पहले लिख देंगे लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल, और अब मैं लिखूंगी सो √5 can be expressed as P/Q where P and Q are co-primes and Q is not equals to 0। अब इसी बात को मैथमेटिकली लिखें, √5 is equals to P/Q। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना उसको, तो P/Q के से इक्वेट कर दिया √5। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हो गया, इसको इस इधर ट्रांसपोज करो एंड √5Q is equals to P। इतनी बात समझ में आई बेटा? मैम हाँ जी बेटा। मैम इसे स्क्वायरिंग करके भी तो कर सकते हैं। अभी करेंगे ना बेटा, अभी स्क्वायरिंग ही करेंगे।
अभी इतनी बात यहाँ तक सबको समझ में आई, क्यू इधर आ गया और पी की वैल्यू क्या निकली, पी इज इक्वल टू √5 क्यू। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वही मेथड है बेटा, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है, वही सारे स्टेप्स हैं। पहले गलत अजम्पशन करनी है, फिर पी बाई क्यू की डेफिनेशन है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखकर मैथमेटिकली उससे इक्वेट करना है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी है। अभी फिर वो लॉ लगाना है, थ्योरम 1.2 हुई थी ना, फिर वो थ्योरम लगानी है, फिर उसके बाद एक और कंक्लूजन निकालना है सेम उसी तरीके से, फिर वही थ्योरम लगानी है, और फिर आप फाइनली कहोगे कि अरे नहीं 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 नहीं, ये तो दो कॉमन फैक्टर हैं √5 के, तो वो तो नहीं हो सकता है रैशनल, ऐसा करके। तो अभी देखो, अभी समझो पहले। अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो ये हो जाएगा इसका भी स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर। अभी अगर √5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 5 हो जाता है, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इतनी बात आ गई बेटा समझ में? नोट कर रहे हो सब लोग साथ के साथ? अगम, अद्विका, कैमरा ऑन रखो बेटा। कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है? चले अभी आगे लिखवाऊं? ओके, तो मैं क्या यहाँ से मैं एक और ट्रांसपोजिशन करके वापस 5 को ले जा रही हूँ पी के नीचे, मतलब अभी क्यू आया था इधर, अभी 5 वापस जा रहा है, तो दैट इज क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 5। राइट बच्चे? आपको पता है स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? हम्म, तो आपको पता है कि क्यू स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, भले माइनस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, भले पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, लेकिन स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर ये एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि क्लियरली 5 इज डिवाइडिंग पी स्क्वायर, है ना? सो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, it will divide, it will नहीं यूज करेंगे ना, so 5 P also. divides p as well, और ब्रैकेट में लिख देंगे किस वजह से, थ्योरम 1.2 की वजह से। ठीक है बच्चे? Does the theorem have a name or anything? क्या बेटू? Does the theorem have a name or something? थ्योरम 1.2 लिखोगे तो चलेगा बेटा, क्योंकि ये सेल्फ इज स्पीकिंग, नो इफ देयर इज अ प्राइम नंबर ए व्हिच डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो वो पी को भी डिवाइड करेगा, तो यही सेम तो वो थ्योरम है, तो अलग Oh, से लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली राइट थ्योरम 1.2। and will we be asked to like prove the theorem? ऐसे कोई question आ सकता है? नहीं Prove. बेटा, अभी बताया तो था कि नहीं आएगा। Uh, oh, चलें बच्चे आगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर 5 पी को डिवाइड कर सकता है, तो मैं अगर ऐसे लिख दूं कि p बाय 5 एक एक नंबर होगा, राइट और नॉट, है ना? जैसे मैं कहूं कि जैसे मैंने वही एग्जाम्पल लिया था अभी आपके लिए, कि इफ 5 इज डिवाइडिंग 625 विच इज 25 स्क्वायर्ड, तो वो 25 को भी डिवाइड करेगा, है ना? तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये बात कह सकती हूँ कि 25/5 इज सम नंबर फॉर श्योर, वो 5 है ना बच्चे? वो फ्रैक्शन में तो नहीं आ सकता ना आंसर कोई, क्योंकि वो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो कंप्लीटली डिविजिबल तो एक होल नंबर देते हैं, है ना? तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर p/5 कोई एक नंबर होगा, जिस नंबर को लेट मी टेक इट टू बी अनदर वेरिएबल नाउ r। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो वो p/5 इज इक्वल्स टू r है। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं फिर से वही कर रही हूँ, मैं उसको ट्रांसपोज करूंगी, तो p इज इक्वल्स टू 5r हो जाएगा, राइट और नॉट?
और अब मैं इसे फिर से स्क्वायर कर दूं, तो दिस इज पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 आर स्क्वायर। आ रही है बच्चे बात समझ में? क्या किया मैंने, यहाँ लिख देती हूँ, आई एम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग both sides again. मैम बोलो बेटा। हम यहाँ पे 5 को 20 बना, हमने बेसिकली स्क्वायर किया है ना, लाइक आर के स्क्वायर रखा है, उसका भी स्क्वायर किया है ना। एक मिनट रुको, मैं ना बल्कि थोड़ा सा वापस पीछे जाती हूँ और यहाँ से ना वैल्यू पुट करती हूँ उसके। ये p इज इक्वल्स टू 5r आ गया ना, तो ये जो वैल्यू थी हमारी यहाँ से p की 5q, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ। फिर स्क्वायर करूंगी, तो मैं p की जगह वैल्यू पुट कर रही हूँ √5q, और ये हो गया 5r। नाउ आई विल स्क्वायर बोथ साइड्स। तो अभी क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर विल बी 5, q स्क्वायर बाय 5r, 25r स्क्वायर। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? चलें आगे, करें? ओके, अब मैं इस 5 को उधर ट्रांसपोज कर रही हूँ और डिवाइड कर रही हूँ और लिख रही हूँ q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/5r स्क्वायर। तो ये कटकर 5 हो गया, तो मुझे यहाँ से फैक्ट मिल गया कि q स्क्वायर इज 5r स्क्वायर। अब इस 5 को मैं वापस ट्रांसपोज कर रही हूँ, q स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। मैम ये क्या कर रहे हो, कभी उसी चीज को उधर, कभी उसी चीज को वापस ऊपर। अभी बता रही हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव कहाँ है इसके पीछे, कि मैं ये क्यों कर रही हूँ और मुझे कैसे याद है कि मुझे ये काम करना है। इतना नोट कर लिया बेटा? चलूं अभी आगे। Yes, ma'am. अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर फिर से वो थ्योरम लगाओ जो अभी हमने कहाँ लगाई थी, यहाँ पर फिर से वही सेम थ्योरम लगा रहे हैं और हम कह रहे हैं अगर 5 इज डिवाइडिंग q स्क्वायर इट विल डिवाइड q एज वेल, राइट और नॉट? इफ 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 डिवाइड्स q एज वेल। अब इससे क्या हुआ, अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये लाइन ये कंक्लूजन पढ़े और ये लाइन ये कंक्लूजन पढ़ो। यहाँ कह रहे हैं कि 5p का भी फैक्टर है और यहाँ कह रहे हैं 5q का भी फैक्टर है। इसका मतलब p और q का कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है, इसका मतलब आर कंप्लीट assumption इज रॉन्ग, इसका मतलब √5 इज इरेशनल। समझ में आया? तो I don't क्वेश्चन का understand. I do not understand. आप भी समझाते हो वापस। अब देखो बेटा, मैंने अजम्पशन की थी कि √5 जो कि p/q था उसमें p और q को प्राइम थे। मेरा ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रूव कि p और q को प्राइम नहीं है, और उसके लिए मैंने एक इसके स्क्वायर को पकड़ा विच इज 5, एक प्राइम नंबर बनाकर, और मैंने ये प्रूव किया कि p डिवाइड्स 5 डिवाइड्स p, नहीं p डिवाइड्स 5, तो मैं इसे इज डिविजिबल बाय बोलूंगी। 5 डिवाइड्स p और 5 डिवाइड्स q। तो मैं ये बोलूंगी कि ये p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट को प्राइम। और अगर वो नॉट को प्राइम है तो आर अजम्पशन इज रॉन्ग बेटा, वो रैशनल नहीं हो सकता। कुछ समझ में आया सबको क्या? मैम को प्राइम नहीं है तो क्या दिक्कत है?
तेजस बेटा, अगर वो को प्राइम नहीं है तो आप उसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ही फिट नहीं कर पा रहे ना बच्चे। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही हो गई ना कि इट इज को प्राइम। जो आप छोटे बच्चे थोड़ी हो कि सिर्फ पढ़ोगे कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर। पी और क्यू को प्राइम्स भी होने चाहिए, और वो है ही नहीं, को प्राइम नहीं है वो। Mom, but इसका हम्म isn't that like saying कि 1/2 is also not a rational number? नहीं बाबू, 1/2 इज अ रैशनल नंबर क्योंकि ये दोनों नंबर्स को प्राइम है बेटा। Oh, Mom, sorry, if we take like 2/4, 4/2, yeah. yes, it is not a rational number. In a 10th grade it is not a rational. ठीक है, क्योंकि आप रैशनल नंबर्स को ऐसे कहीं भी फाइनल आंसर छोड़ोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। Okay. आपको उसे ऐसी फॉर्म में चेंज करना होता है कि नहीं करना होता है, फुल मार्क्स तभी मिलते हैं ना। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन बच्चे कि वो को प्राइम होने चाहिए, और वो को प्राइम नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? ठीक है, तो जिस बच्चे ने नीटली कर लिया हो वो बिना पीडीएफ के एक क्लिक भी शेयर करना कि मैंने बहुत ही गंदा कर दिया। मैं इसका फाइनल चाहती थी कि स्क्रीनशॉट आए ग्रुप में। अच्छा, कोई एक बच्चा वो भी कर सकता है कि जब मैंने थोड़ा नीटली लिखा हो, ये सब गंदा नहीं किया हो, तो उसका एक स्क्रीनशॉट, जो बच्चा आज एब्सेंट है उसका ये हिडन होमवर्क है। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चा लोग, कल मिलते हैं। अब इस एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चंस रह गए वो बिल्कुल इसी सिमिलर लाइन पे ही है, हल्के से फर्क है, बट नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। बट टुमारो संडेज टेस्ट सिलेबस इज linear equations, रिफ्लेक्शन बोलचा polynomials हाँ नहीं and बोला, कल reflection बोला था कि हाँ and तीनों। reflection। हाँ, क्यों नहीं, रोज पढ़ाई करो। मैम मैं कल नहीं आ नो, पाऊंगा। अच्छा वो मैं डैड से बात कर लूंगी। ओके। क्या I also